जनाब, तो हमारा आज का टॉपिक है जी IS। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप अपनी स्विचिंग को भूल जाएं कि आप CCNP स्विच पढ़ रहे थे। आप समझ लें कि आप CCNP राउट और टी शूट में आ रहे हैं, अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद वो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, वो आपका पार्ट है ही, तो उस वक्त मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, जिसे शौक है ये प्रोटोकॉल पढ़ने का वो वीडियो देख ले। बाकी अपने जो आपके कोर्स में शामिल है प्रोटोकॉल्स, BGP, OSPF, RAP, EIGRP, स्टैटिक राउटिंग, वो सारा कुछ आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, वो तो कंपलसरी है, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल चीज है। ओके जी, तो एक मैं पहले से एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि आप में वो हजरात जो सीधे CCNA से CCNP में अभी आए हैं, जिन्होंने OSPF को बेसिक लेवल तक पढ़ा हुआ है, एडवांस्ड OSPF नहीं पढ़ा हुआ जो कि CCNP में हम पढ़ते हैं, आपको थोड़ी सी दुश्वारी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि CCNA लेवल पे हमने OSPF का 1 या 2 लेक्चर पढ़ी आते होते हैं, और CCNP में जो भी पढ़ के आए आपने देखा होगा 1 महीना पूरा हमने OSPF ही पढ़ा था। ठीक है जी, उसमें फिर मल्टीपल एरिया OSPF है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, OSPF की डिटेल्स हैं, OSPF के पैकेट के अंदर हम जाते हैं, OSPF की पैकेट टाइप्स को पढ़ते हैं, उसके हेडर्स को अच्छी तरह से देखते हैं, उसके अलावा OSPF की जो एडजेसेंसी टाइप्स हैं उनको देखते हैं, OSPF का बिहेवियर मल्टी एक्सेस नेटवर्क पर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के ऊपर कैसा है, उस पर हम बात करते हैं। इस कोर्स में मैं पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस नेटवर्क की बात गालिबन कर चुका हूँ, ऐसे ही है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, तो ये सुन के को परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। वो लोग जो CCNP वाला OSPF पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ी सी सहूलत है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्हें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जिंदगी में मुश्किल काम भी करने होते हैं, कोई मसला नहीं है, तो उसको देख लेते हैं आप। अच्छा जी, मैंने कल रात को ये भी एक मेरे ज़हन में आया था कि अगर इस क्लास में ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा निकली ना जो CCNA से आए हुए हैं, तो शायद मैं ये ना करवाऊं, मैं आपको स्विच पे रखूंगा, और जिन लोगों को जरूरत है उनको मैं वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। लेकिन फिर वो यही होता है कि मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए अलग से टाइम नहीं निकलता, तो फिर तरीका यही है कि क्लास के अंदर इसको किया जाए। लेट्स स्टार्ट, अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, IS मैं इस प्रोटोकॉल को बिल्कुल उसी तरह पढ़ाने लगा हूं जिस तरह मैं किसी भी CCNA या CCNP में किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को हम पढ़ते हैं। मैंने उसका तरीका ही रखा हुआ है, 8 से 9 सवाल होते हैं, यानी हमने बेसिकली ना उस प्रोटोकॉल का इंटरव्यू करना होता है। ठीक है जी, तो उस इंटरव्यू में 8 से 9 सवाल हैं जो कि हमने हर प्रोटोकॉल से आज तक जिस जिसको पढ़ा हमने पूछे हैं। पहला सवाल हमारा हुआ करता है, अभी आप बाद में लिख लीजिएगा, पहला सवाल होता है तुम्हारा एल्गोरिथम क्या है। दूसरा सवाल ये होता है तुम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो। तीसरा सवाल होता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, यानी तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। हवावे में प्रेफरेंस होती है, सिस्को में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। चौथा सवाल होता है तुम राउटिंग अपडेट्स को कैसे हैंडल करते हो, तुम पीरियोडिकली राउटिंग अपडेट्स को भेजते हो या इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड। पीरियोडिक वो होता है जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, जैसे कि रिप। ठीक है, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड वो होता है जब कोई चेंज आए तो तब आप एडवर्टाइज करते हैं, अदरवाइज एडवर्टाइज नहीं करते। फिर हमारा सवाल ये होता है कि तुम अपनी राउटिंग अपडेट को यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में से क्या तरीका इस्तेमाल करते हो। ब्रॉडकास्ट करते हो या मल्टीकास्ट करते हो, या जरूरत पड़ने पे यूनिकास्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारा सवाल होता है। उसके बाद हमारा सवाल होता है कि तुम्हारा मैट्रिक क्या है, तुम किस पैरामीटर की बुनियाद पे बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हो। फिर हमारा छठे नंबर पे सवाल होता है तुम बड़े साइज के नेटवर्क के लिए डिजाइन किए गए हो या स्मॉल साइज के नेटवर्क के लिए डिजाइन किए गए हो। फिर हमारा सवाल उसके साथ 7वें नंबर पे होता है तुम्हारा कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है कि स्लो है। फिर हमारा सवाल ये होता है कि तुम क्लास लेस और क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारा सवाल ये होता है कि तुम इजी टू कॉन्फ़िगर हो या डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर हो।
फिर हमारा सवाल ये होता है कि तुम्हारे अंदर टेबल बनते हैं कि नहीं बनते, तुम डायरेक्ट राउटिंग टेबल बनाते हो या मल्टीपल टेबल्स तुम बना के राउटिंग टेबल तक पहुंचते हो। तो ये कुल 9-10 सवाल बनते हैं, ये हर राउटिंग प्रोटोकॉल से। राउटिंग प्रोटोकॉल का पढ़ना मैंने आसान कर दिया आपके लिए। ये 10 सवाल है, ये तो आपने पूछने ही पूछने हैं, तो फर्ज है, ये तो सबसे पूछने। हाँ, आप किसी प्रोटोकॉल में जो एडिशनल चीजें हैं वो इसके अलावा होंगी, वो सामने आ जाएंगी। तो इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम जरा ISIS का तारुफ कर लेते हैं। अच्छा, अब ISIS एक ऐसा प्रोटोकॉल है, पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। अब आज के दौर में आपको पता है नाम खतरनाक हो चुका है। मैं यहाँ पे हर दफा बताता हूँ कि मुझे एक दफा अभी कुछ अर्सा पहले दुबई में एक ट्रेनिंग थी जिसमें मुझे ये पढ़ाना था। तो वहां पे जो हमारा कॉर्पोरेट वाला की जो ब्रांच है नॉलेज विलेज में, उसमें हर तरफ शीशे लगे हुए हैं और बाहर कॉरिडोर में हर कोई जो आता जाता है उसके अंदर नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, अब शायद पर्दे पुर्दे लगा लिए उन्होंने, लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो बाहर हर गुजरते हुए को नजर आ रहा था और मैंने जहां पे ये प्रोटोकॉल का नाम लिखना था मैं उसका पूरा नाम लिखता था कि पता लगे बाहर गुजरते हुए बंदा को देख ले, ये तो बंदा है जो यहाँ सबको ट्रेनिंग दे रहा है, इसी का तो सर कलम करना जो है ना वो जरूरी हो गया है, इनको फाड़ लो। ठीक है जी, तो लिहाजा उसका पूरा नाम है जी इंटरमीडिएट सिस्टम टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम। और इंटरमीडिएट सिस्टम यहां राउटर को कहा जा रहा है। इंटरमीडिएट सिस्टम टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम, राउटर टू राउटर प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं। राउटर टू राउटर या इंटरमीडिएट सिस्टम टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम, IS टू IS या R टू R, राउटर टू राउटर एक ही चीज है, बट डॉक्यूमेंटेड नाम इसका ISIS है, बट R टू R या राउटर टू राउटर भी यही है। अच्छा जी, बाकी प्रोटोकॉल में तो हमें एक चीज मिसिंग नजर आती है, लेकिन इस प्रोटोकॉल का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। एक BGP है जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और एक ये है जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बाकी प्रोटोकॉल में हम ये बात करते ही नहीं है, प्रोटोकॉल का नाम लिखते हैं और धड़ाधड़ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है ना ये नई चीज आ गई है कोई हमारी जिंदगी में। राउटिंग तो हमने पढ़ ली थी CCNA में, हमें तो पता लग गया था ये कोई नई चीज दुनिया में अभी अभी आई है, तो आप इसको भी हमें सीख लेना चाहिए। याद रहे कि ये प्रोटोकॉल आपके बाकी प्रोटोकॉल से ज्यादा पुराना है। ठीक है जी, ये तो उस जमाने का प्रोटोकॉल है जब IP भी नहीं होता था और IP राउटिंग भी नहीं हुआ करती थी, उस दौर की बात है। ठीक है जी, यानी उस वक्त ISIS वजूद में आ चुका था और IP से भी पहले। अच्छा, आजकल हम लिखते हैं ना TCP/IP, TCP/IP, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। ये अब 90s नहीं, ये 80s की बात हो सकती है। ये उस दौर की बात है जब TCP/IP की जगह ये हुआ करता था CLNS/CLNP। जिस तरह आज हम TCP/IP मॉडल यूज करते हैं, तो एक जमाने में CLNS और CLNP होता था। अच्छा, अब ये क्या चीज होती थी, ये माजी का हिस्सा हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता, तो लिहाजा हम इनकी डिटेल में ना मैं जाता हूं ना आपको जाने की जरूरत है। लेकिन CLNS क्या चीज है, लफ्ज लिख लेते हैं, कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विसेज और कनेक्शन लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विसेज और कनेक्शन लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। CL का मतलब कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस, एक में नेटवर्क सर्विसेज है, एक में नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक TCP/IP। तो ये CLNS/CLNP हुआ करता था। अब फिर इनकी राउटिंग भी होती थी। इनकी राउटिंग के लिए, यानी IP से पहले इनकी राउटिंग के लिए एक इदारा जिसका नाम है DECnet, DECNET, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, DECnet, 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 डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क। DECnet ने CLNS और CLNP की राउटिंग के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम ISIS था। वही मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम।
ये अब आईपी से भी पहले के दौर की बात हो रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में जितने भी बड़े आपके सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन सब के अंदर राउटिंग करवाने के लिए, सीएलएनएस और सीएलएनपी राउटिंग के लिए, ये वाहिद प्रोटोकॉल था जो इस्तेमाल हुआ करता था, डेकनेट का बनाया हुआ आईएसआईएस। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, सीएलएनएस और सीएलएनपी की मकबूलियत कम होना शुरू हो गई, और आईपी और आईपी राउटिंग और टीसीपी/आईपी वाला मॉडल जो है, टीसीपी आईपी, वो दुनिया में फेमस होने लगा और हर तरफ आईपी प्रोपोगेट करना शुरू हो गया, आईपी नेटवर्क्स बनना शुरू हो गए। आईपी एज राउटेड प्रोटोकॉल मकबूल होना, राउटेड प्रोटोकॉल डेटा कैरियर होता है ना, तो आईपी एज राउटेड प्रोटोकॉल फेमस होना शुरू हो गया। आईपी एड्रेसिंग का इस्तेमाल होना शुरू हो गया एज एन आइडेंटिफायर, और अब हमें जरूरत पेश आ गई आईपी राउटिंग की। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि दुनिया बड़ी तेजी से आईपी की तरफ और आईपी राउटिंग की तरफ बढ़ रही थी, और आईएसआईएस का अभी तक उससे कोई लेना देना नहीं था। आईएसआईएस अब वहीं पे इस्तेमाल हो सकता था जहां पे सीएलएनएस सीएलएनपी चल रहा है। अब वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जाहिर है उन्हें भी अपने कस्टमर्स की आईपी सर्विसेज को पूरा करने के लिए आईपी में आना था, आईपी को अपनाना था, आईपी यूज करना था एज राउटेड प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेसिंग को इस्तेमाल करना था। तो उन्होंने भी अब क्या किया, अपने कोर नेटवर्क्स को आईपी पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। ये हमारे यहाँ एक कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारा टेलीकॉम सेक्टर भी जो है पूरा का पूरा कुछ अर्सा पहले आईपी पे जब शिफ्ट हुआ, तो ही इन सर्टिफिकेशंस की पाकिस्तान के अंदर मांग बढ़ी है। ठीक है जी। तो फिर ये हुआ, ये फेज वहां पे आया कि सीएलएनएस और सीएलएनपी से वो आईपी और टीसीपी आईपी पे शिफ्ट हुए। तो जब ऐसा हुए तो आईएसआईएस तो बिल्कुल बेकार होने लगा। ठीक है जी। और लोग नए नए प्रोटोकॉल्स को अपनाने लगे, जैसे कि अब आईपी की राउटिंग के लिए तो रिप इस्तेमाल होता था, आईपी की राउटिंग के लिए ओएसपीएफ इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है जी। आईपी राउटिंग के लिए 1992 अर्ली 90s हम कहते हैं, एग्जैक्ट 1992 है, दुनिया में बन रहा था ओएसपीएफ, और ये बना रहा था आईईटीएफ। ओएसपीएफ को आईईटीएफ ने डेवलप किया है, एक इदारा है जिसका नाम आईईटीएफ है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। 1992 की बात है कि आईईटीएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने, ये आईईटीएफ उसी तरह मकबूल इदारा है जी, जिस तरह IEEE है, जिस तरह ISO है, उसी तरह आईईटीएफ है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स 1992 में बना रहा था जी ओएसपीएफ, जो कि बेस्ड था इस शख्स के बनाए हुए एल्गोरिथम के ऊपर। ये इसके नाम में जी जो जे है वो साइलेंट नहीं है, इसको डिजिस्ट्रा भी नहीं आप पढ़ सकते। गालिबन मैंने पहले भी अपनी क्लास में जिक्र किया होगा, ये स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश में जे जो है वो हा साउंड करता है। जिस तरह मैं पहले भी एग्जांपल दी हुई है इसकी, कि हम जिस तरह वो जैलापिनो कहते हैं, वो जैलापिनो नहीं, वो हेलापिनो होता है, जो अब ये फ्लेवर है एक हमारा। हम फजीता जिसको कहते हैं वो फहीता है बेसिकली। तो उसी रूल के ऊपर ये जो है ये डाइक्स्ट्रा है, डाइक्स्ट्रा में जे हा साउंड करता है। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जो डाइक्स्ट्रा है उसने ओएसपीएफ बनाया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइक्स्ट्रा एक मैथमेटिशियन का नाम है, और उसने ये एल्गोरिथम जो है 1958 में बनाया था, एक कॉफी शॉप में बैठे हुए। उसने अपनी मंगेतर से मिलने जाना था और सफर काफी लंबा था, तो उसने कैलकुलेट किया कि वो कम से कम वक्त में वो कैसे पहुंचे। ये इंटरनेट पे सब मौजूद है, तो वो कम से कम वक्त में कैसे पहुंच सकता है, और उसने जनाब डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम बना लिया कैलकुलेशन की। ठीक है जी। तो ये एक मैथमेटिशियन था जिसने कैलकुलेशन का एक तरीका निकाला। कैलकुलेशन के इस तरीके को जो कि 1958 में बना था, आईईटीएफ ने 1992 में इस्तेमाल किया अपने प्रोटोकॉल में, जिसका नाम ओएसपीएफ था। अब और इसी को हम, इसी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को ही हम लिंक स्टेट एल्गोरिथम भी कहते हैं। लिंक स्टेट एल्गोरिथम या डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक ही चीज है।
ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ISIS बगैर OSPF के रेफरेंस के आप पढ़ ही नहीं सकते। वजह समझ आ जाएगी आपको, ये दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, तब ISIS समझ आती है। ठीक है जी, तो एक तरफ अब दुनिया में बन रहा था OSPF, दूसरी तरफ ISIS की मकबूलियत खत्म हो रही थी, मिटता जा रहा था। क्यों? IP राउटिंग नहीं करवा सकता था वो, जो डेकनेट ने बनाया हुआ था। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, फिर ISIS, अब वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके पास अब एक ऑप्शन ये थी, क्योंकि उन्होंने IP पे तो शिफ्ट होना था, CLNS CLNP को छोड़ के उन्हें कस्टमर ही खत्म हो रहा था उसका। एक ऑप्शन ये थी कि वो ISIS खत्म करते और IP पे शिफ्ट हो जाते। दूसरी फिर ऑप्शन ये थी कि ISIS किसी तरीके से IP की राउटिंग करने की सपोर्ट भी देना शुरू कर दे। तो ये स्टेप डेकनेट ने नहीं उठाया, जिन्होंने ओरिजिनली ISIS को बनाया था। ISO, डेकनेट ने क्या किया, अपना ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करा लिया और राइट्स ISO को दे दिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को। ISIS के राइट्स डेकनेट ने किसको दे दिए? ISO को। उस ISO ने डेकनेट के बनाए हुए ISIS में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन ये की कि ISIS में CLNS और CLNP की राउटिंग के साथ साथ IP की राउटिंग की भी सपोर्ट दे दी, और उस ISIS को ISO ने नाम दिया। ये सब पैरेलल में चल रहा था, उधर OSPF बन रहा था और साथ पैरेलल में अब ISO ने ये कदम उठा लिया कि ISIS के अंदर ISIS में IP राउटिंग प्लस CLNS और CLNP इनको कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया, यानी IP की सपोर्ट ऐड करवा दी। किसने? ISO ने। ठीक है, ये अर्ली 90s ही की बात है। और अब जो ISIS हमारे पास मौजूद है, जिसको मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, उस वाले ISIS में IP राउटिंग भी होती है और CLNS CLNP की राउटिंग भी होती है। अब वो अलग बात है कि CLNS CLNP आज हम यूज नहीं करते, हम IP को ही इस्तेमाल करते हैं। क्या ISO वाले ISIS का नाम भी ISIS ही है? नहीं जी, इसमें फर्क है। यानी जो आप इसकी कागजी कार्रवाई है ना, वो सेम हो नहीं सकता था, क्योंकि ये बदल चुका है। इसके दो नाम है। आज के ISIS को डुअल ISIS भी कहते हैं और इसको इंटीग्रेटेड ISIS भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड ISIS, एक ही चीज के दो नाम है। ISIS था डेकनेट वाला, आज जो ISIS है वो डुअल ISIS या इंटीग्रेटेड ISIS है। आज जब आप सिस्को iOS में कमांड देते हैं ना, जिस तरह राउटर रिप, राउटर OSPF, राउटर EIGRP, जब आप राउटर लिख के क्वेश्चन मार्क करेंगे ना, तो ISIS की जब ऑप्शन आएगी उसके साथ लिखा होगा ब्रैकेट में ISO वाला ISIS है। ये ISO वाला ISIS डुअल या इंटीग्रेटेड ISIS है। वो डुअल क्यों है? क्योंकि वो दो तरह के राउटेड प्रोटोकॉल्स की राउटिंग करा सकता है, IP राउटिंग भी और CLNS CLNP की राउटिंग। ये CLNS और NP ये अब नहीं यूज होते, कोई नामो निशान नहीं, चक्कर ही नहीं कोई। लेकिन चूंकि खत्म नहीं ना किया, उसको सपोर्ट दोनों की दे दी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो जो US के जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो IP पे भी शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल चेंज नहीं करना पड़ा। हाँ, ये चेंज जरूर किया कि डेकनेट वाले ISIS से वो ISO वाले ISIS पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने वो चला लिया अपने ऊपर, लेकिन प्रोटोकॉल ISIS ही रहा। अच्छा जी, अब ये हम बेसिकली हमारा आज का टॉपिक जो है वो इंटीग्रेटेड ISIS या डुअल ISIS है, क्योंकि दूसरे का तो वजूद ही नहीं है। और ये इसको कौन करता है? ISO, डेकनेट नहीं, ISO। ले जी, अब हम ये कहानी इसकी पढ़ने लगे। तो यानी ISIS की हिस्ट्री आप देखें वो OSPF से पहले की शुरू हुई भी है। हाँ, डुअल ISIS की हिस्ट्री OSPF के पैरेलल में चल रही है। वो तभी शुरू हुआ था जब एक तरफ IETF OSPF बना रहा था, तो दूसरी तरफ ISO जो है वो डुअल ISIS बना रहा था।
ठीक है जी। तो ये एक ही वक्त में मोर लेस सामने आए, लेकिन आप इनकी आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, और मैंने आपको कहा था हमें इसको ओएसपीएफ के साथ विद कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा। क्यों, देखते हैं। आईएसआईएस का इंटरव्यू करते हुए सबसे पहला सवाल, तुम्हारा एल्गोरिदम क्या है? ठीक है, मान लिया तुम एक राउटिंग प्रोटोकॉल हो, ठीक है जी, तुम्हारा एल्गोरिदम क्या है? जनाब आईएसआईएस का एल्गोरिदम भी लिंक स्टेट ही है, जो कि डाइक्स्ट्रा ने बनाया था 1958 में। इसको लिंक स्टेट भी कहते हैं, इसको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम भी कहते हैं, इसको एसपीएफ एल्गोरिदम भी कहते हैं। एसपीएफ स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओएसपीएफ का ओ हटा दें तो एसपीएफ बच जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो इसका जो बिहेवियर है वो सेम होगा। जी, ये इसका मतलब ये हुआ दोनों का पेरेंट एक ही है। अब आप आईएसआईएस और ओएसपीएफ को बहन भाई समझ लें या दो बहनें समझ लें या दो भाई समझ लें, इट इज एंटायरली अप टू यू। ये चाइल्ड प्रोटोकॉल दोनों के दोनों, यानी बेस्ड दोनों एक ही फलसफे पे हैं, एक ही एल्गोरिदम के ऊपर है। जी, आपको आनी नहीं, क्योंकि आपका खतरा है और आपका मसला उससे भी गंभीर है। आप सीसीएनए के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ओएसपीएफ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है जी, तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा इस लेक्चर को। ये वीडियो बन रही है, ये आपकी तब आज आप सिर्फ टर्म सुनते जाएं, ठीक है जी। ये जब आप ओएसपीएफ पढ़ लेंगे ना, राउटिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। ये इसका सीसीएनपी स्विच से कोई ताल्लुक नहीं है जो पढ़ने के लिए आप इधर आए थे, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ ले, 10% ही पढ़ जाए वो काफी है, ठीक है जी। तो ये फायदा आपको जरूर देगा। ओके जनाब, तो एसपीएफ एल्गोरिदम, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, लिंक स्टेट एल्गोरिदम एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो आईएसआईएस का भी एल्गोरिदम यही है। अच्छा, मैं सीसीएनए, सीसीएनपी हर जगह पे यहाँ पे कहा करता हूँ कि ये लिंक स्टेट क्या होता है, ये इसका क्या मतलब है। तो इसके दो जवाब है। एक तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल आप पढ़ रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन ही है। दूसरा, ये लफ्जों का क्या मतलब है, ये लिंक स्टेट का ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। मैंने हमेशा रिप पढ़ाते हुए ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, मैंने कहा यहाँ 2 लाइनें छोड़ दें। एक प्रॉपर्टी भी आएगी थोड़ी देर के बाद, वो खुद फिल कर देगी, इसको नेचुरली फिल हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनाब पहली प्रॉपर्टी तो यहीं तक हो गई। हाँ, मैं जरूर लिखवाया करता हूं, ओएसपीएफ में भी यहां भी लिखवा रहा हूं। अच्छा, बातों बातों में थोड़ा थोड़ा ओएसपीएफ भी रिवाइज हो जाएगा, जिनका ओएसपीएफ थोड़ा सा धुंधला हो गया। ओएसपीएफ में हम कहते थे कि ओएसपीएफ तो आईईटीएफ ने बनाया ना, और यहां पे आप लिखेंगे कि ये आईएसआईएस जो है ये आईएसओ वाला है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ये मैं यहीं पे लिखवाया करता था। एक बात में ओएसपीएफ में ये बड़े अहम पॉइंट बताने लगा हूं, हर बंदे के लिए बड़ी अहमियत है इस चीज की। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं या पता ही नहीं होता सिरे से। ये जो राउटिंग या राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ओएसआई मॉडल जो 7 लेयर वाला मॉडल है, इनका ताल्लुक उसकी किस लेयर के साथ होगा? ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ताल्लुक लेयर 3 के साथ होगा, नेटवर्क लेयर के साथ होगा, क्योंकि राउटिंग ही नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो ये फिर लेयर 3 का ही होगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब आपको ये बात पढ़ाई या बताई जाती है ना, उस वक्त इसको बताने का और तरीका कोई नहीं होता, वो उस वक्त के लिए ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है, फिर हकीकत तब सामने आती है। हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें से सिर्फ 2 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो वाकई लेयर 3 के राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, बाकी कोई भी लेयर 3 से उसका ताल्लुक नहीं है। जैसे कि रिप का ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर के साथ है। अच्छा, ये एप्लीकेशन लेयर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि ये लेयर 7 ही होगी, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर के 2 मतलब होते हैं। ओएसआई मॉडल की जो ऊपर वाली 4 लेयर है ना, इनको हम अपर लेयर्स कहते हैं, और नीचे वाली 3 को लोअर लेयर्स। जो ऊपर वाली 4 लेयर्स है ना, अपर लेयर्स, उन सारों को ही अमूमन एप्लीकेशन लेयर कह दिया जाता है, ठीक है जी। अपर लेयर्स एप्लीकेशन लेयर ही कहलाती है।
और अगर आप इसका ये मतलब भी निकालना चाहिए कि लेयर 7 जो है जिसका नाम ही एप्लीकेशन लेयर है, आप वो भी समझ सकते हैं, दोनों बातें एक जैसी ही हैं। टेलनेट जानते हैं ना, टेलनेट को आप, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। टेलनेट एक HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। टेलनेट और HTTP दोनों के दोनों TCP पे बेस्ड है और TCP पोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं। टेलनेट 23 यूज करता है, HTTP 80 यूज करता है, सिर्फ FTP है, फाइल ट्रांसफर, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कहलाता है। तो FTP भी इसी तरह कौन सी पोर्ट यूज करता है, नहीं किसी को 21, FTP की पोर्ट 21 है, TCP की पोर्ट यूज करता है 21। इसी तरह जो TFTP है वो UDP बेस्ड है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो छोटी फाइल्स को करता है, वो भी एप्लीकेशन है। यकीन करें जिस लाइन में HTTP, टेलनेट, FTP, SMTP, POP3 जिस लाइन में वो खड़े होते हैं उसी लाइन में रिप है। रिप भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये UDP पोर्ट नंबर 520 इस्तेमाल करता है। इट इज UDP बेस्ड, UDP पोर्ट 520। इसका लेयर 3 से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जैसा टेलनेट है ना बिल्कुल वैसा ही रिप है। जैसा DHCP है ना, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो IP असाइन करता है डायनामिकली अब आपके नेटवर्क में, वो भी UDP बेस्ड है और UDP की पोर्ट 67 और 68 यूज करता है DHCP पोर्ट 67 और 68 इस्तेमाल कर रहा होता है DHCP, ठीक है जी। तो जैसा वो है वैसा ही रिप है, एक लाइन में खड़े हुए। और सबसे मजेदार बात, बिल्कुल इन्हीं की लाइन में BGP जैसा नामवर और मशहूर प्रोटोकॉल भी खड़ा हुआ है। BGP का ताल्लुक भी नेटवर्क लेयर से दूर दूर तक नहीं है। BGP भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कहलाता है और ये TCP की पोर्ट नंबर 179 पे बेस्ड है। वही जैसा टेलनेट वैसा ही BGP, वो भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक एप्लीकेशन है। यानी इसको तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल भी मुश्किल से कह रहे हैं, करता है राउटिंग, लेकिन इसका देखिए एक और बात, एक सवाल, आप रहते कहाँ हैं? अपने घर में, हर बंदे का घर अलग जगह, आप काम कहाँ करते हैं, सर्विसेज कहाँ देते हैं? वो कहीं और जाके करते हैं, दफ्तर में, दुकान में, प्लाजे में, ठीक है जी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप खुद कहाँ से ताल्लुक रखते हैं वो अलग बात है, आप सर्विसेज कहाँ जाके देते हैं वो अलग बात है। सर्विसेज बिलाशुबा ये IP राउटिंग को देते हैं, लेकिन इनके खुद का ताल्लुक नेटवर्क लेयर से नहीं है। तो ये लेयर 3 के क्यों नहीं हो सकते? क्या ये लेयर 4 में फायदा है? इसका जवाब उन लोगों के पास होना चाहिए जिन्होंने राउटिंग अभी पढ़ ली है। इसका जवाब ये है कि चलो मैं OSPF से, इन भाई का सवाल है ये लेयर 3 के क्यों नहीं हो सकते। पहली थी मैंने नहीं बनाया है इनको, मैं बनाता तो कोई और बात होती। इनको ऊपर जाना क्यों पड़ा, ये यूं कर लेते हैं ना। और OSPF क्यों नहीं है, OSPF एप्लीकेशन क्यों नहीं है, ये क्यों है? OSPF का पैकेट खोल के दिखाया था आपको मैंने क्लास में एक दिन, उसमें कितने फील्ड निकली थी? 9। उसमें एक फील्ड थी चेकसम के नाम की, याद है? चेकसम उस पैकेट की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए होता है। तो अपने पैकेट की इंटेग्रिटी बरकरार रखने के लिए, ठीक है जी, OSPF को किसी और की जरूरत नहीं है। बाकी प्रोटोकॉल्स में ऐसा नहीं होता। बाकी प्रोटोकॉल अपनी रिलायबिलिटी के लिए TCP और UDP पे डिपेंडेंट है। BGP का पैकेट खोल के देखा जाए या रिप को ओपन करके देखा जाए तो उनमें इस तरह की कोई चीज शामिल नहीं है। तो उस पैकेट की इंटेग्रिटी के लिए, ठीक है जी, उन्हें TCP और UDP का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो हो जाता तो फिर तो होता, लेकिन बनाने वाले ने उनको इस तरह से नहीं बनाया। उनको TCP और UDP की सर्विसेज इस्तेमाल करना पड़ी अपनी रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन OSPF इंडिपेंडेंट है इनसे, TCP और UDP से, उसका अपना मैकेनिज्म, इस वजह से ऐसा है। ओके जी जी, EIGRP उसी, तो उसका अपना बिल्टिंग चेकसम की फील्ड उसके अंदर मौजूद होती है पैकेट में। लेकिन आप आ जाते हैं, ये दो प्रोटोकॉल ये हो गए। अब आ जाते हैं OSPF और EIGRP पे। जैसे कि अभी भाई ने हमें बताया, जिक्र किया, OSPF और EIGRP के बारे में याद रखिएगा, ये वो दो प्रोटोकॉल्स हैं
जो खालिसतन नेटवर्क लेयर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। लेयर 3 के राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, जो जिनका घर भी लेयर 3 में है और जॉब भी वही मिली हुई है। ऐसे खुश नहीं थी, बड़ी खुशी होती है ना जिसका घर दफ्तर के करीब हो, तो या उसी बिल्डिंग में आप काम भी कर रहे हैं और वहीं पे आपकी रिहाइश भी है। तो इनके साथ वैसा ही है, जहां रहते हैं वहीं पे काम भी करते हैं। लेयर 3 में इनका घर है और जॉब भी इनकी वहीं पे ही है। ठीक है जी। अच्छा, इन प्रोटोकॉल्स का मैंने आपको अभी अभी क्या कहा, लेयर 3 का होने का फायदा क्या है, ये अपने किसी भी किस्म के मामलात के लिए टीसीपी और यूडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इनके ना ऐसे प्रोटोकॉल जो लेयर 3 प्रोटोकॉल होते हैं, इनके टीसीपी और यूडीपी वाले वो पोर्ट नंबर नहीं होते, बल्कि इनके होते हैं प्रोटोकॉल नंबर्स। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर है 89, ईआईजीआरपी का प्रोटोकॉल नंबर है 88। आप किसी पैकेट एनालाइजर को खोले ना, जैसे कि वो है आपका वायरशार्क खोल के आप ओएसपीएफ का पैकेट देखें ना, तो उसमें अंग्रेजी में ओएसपीएफ नहीं लिखा होगा, बल्कि उसका नंबर लिखा होगा प्रोटोकॉल 89। ईआईजीआरपी का नंबर लिखा होगा प्रोटोकॉल 88। तो हम उनको इन नामों से पहचानेंगे। ये रेप और बीजीपी के लिए ये टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर नजर आएंगे पैकेट एनालाइजर के अंदर। यूडीपी पोर्ट 520, ये टीसीपी पोर्ट 179। तो हम इनसे पहचानेंगे, अच्छा ये रेप क्या कोई मैसेज जा रहा है या जा रहा है, ये बीजीपी है, ये ओएसपीएफ है, या ये ईआईजीआरपी है। तो ये पुरानी कुछ यादें मैंने आपकी ताजा पता है क्यों कराई हैं, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा हैरान होने लगे हैं कि इंतहाई कमाल होने लगा है। ये जो आज प्रोटोकॉल आपके सामने आया है, इसका ताल्लुक लेयर 2 के साथ है। आईएस लेयर 2 पे रहता है, अजीब सी जगह पे। भाई जाहिर है कोई बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे हो सकता है, कोई ऊपर रहता और नीचे दफ्तर हो सकता है नीचे रहता ऑफिस उसका ऊपर है। ISIS का घर लेयर 2 में है। ISIS इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। और ISIS के बारे में सुने, ISIS क्यों लेयर 2 है, क्योंकि वो अपने किसी भी किस्म के मामलात के लिए आईपी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ISIS को आईपी इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्यों? ISIS उस वक्त पैदा हो गया था जब आईपी था ही नहीं। ये तो उससे भी पुराने वक्त की चीज है। ठीक है जी। तो ISIS इज एन आईपी इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है, यार कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईपी इंडिपेंडेंट हो? जी, ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल है। ISIS आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट आईपी ISIS पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स राउटिंग। आईपी को राउटिंग की जरूरत है ना, दूसरों का मोहताज है, तो उनमें ISIS भी शामिल है जिनमें आईपी मोहताज है। आईपी ISIS का मोहताज है, अगर कोई और प्रोटोकॉल ना हो तो उसे ISIS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ISIS इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अगर ISIS आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसका क्या ये भी मतलब हम निकाल सकते हैं, जिस तरह OSPF, रेप और EIGRP जब अपनी राउटिंग अपडेट्स भेजते हैं। अच्छा, ये बातें उन सबको समझ आ जानी चाहिए जिन्होंने CCNA लेवल की भी राउटिंग पढ़ी हुई है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उन्हें तो दुश्वारी होगी, मैं मानता हूं, लेकिन जिन्होंने मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिनका CCNA लेवल की भी राउटिंग है उन्हें मेरी बातें समझ आ जाएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, राउटिंग का अपडेट भेजते हैं। जो मेरे पास है वो आपको बताएंगे, जो उनके पास है वो मुझे बताया जाएगा। हम एक दूसरे के साथ अपडेट एक्सचेंज करेंगे और हमारे राउटिंग टेबल बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आज तक आपने देखा है कि मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस पे हुआ करता था। रेप का वर्जन 1 राउटिंग अपडेट ब्रॉडकास्ट करता है और एड्रेस का यूज करता है 255.255.255 आईपी। रेप का वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है, एड्रेस क्या होता है 224.0.0.9। याद है, ये CCNA वाले की बात कर रहा हूं मैं। OSPF का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? OSPF के 2 मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, 224.0.0.5 वाला, 224.0.0.6 वाला है। आईपी पे डिपेंडेंट है OSPF। ये बाकी प्रोटोकॉल, ये जितनों के मैं नाम ले रहा हूं डिपेंड। EIGRP 224.0.0.10 यूज करता है, ऐसे ही है। सब मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करते हैं। BGP यूनिकास्ट आईपी इस्तेमाल करता है, जिन्होंने पढ़ लिया है BGP।
नेबर की कमांड में आगे हम यूनिकास्ट आईपी लिखते हैं, ऐसा ही है। तो बीजीपी यूनिकास्ट आईपी यानी सब आईपी पे डिपेंडेंट है। तो आप कहेंगे सर अगर आप कह रहे हैं ना ISIS आईपी इंडिपेंडेंट है, तो फिर ISIS को राउटिंग अपडेट के लिए भी आईपी का सहारा, आईपी एड्रेस का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। ISIS अपनी राउटिंग अपडेट्स को आईपी एड्रेस पे नहीं भेजता, करता मल्टीकास्ट ही है, करता मल्टीकास्ट ही है। तो लेयर 2 पे फिर कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सा आइडेंटिफायर होता है जिसका फिर ये सहारा लेता होगा, मैक। ISIS अपनी राउटिंग अपडेट्स को मैक पे सेंड करता है। कहेंगे सर फिर ISIS का मल्टीकास्ट, आप कह रहे हैं मल्टीकास्ट करता है और मल्टीकास्ट मैक यूज करता है, तो आपने जिस तरह सारे हमें भी रटवाए हुए हैं और खुद भी रटे हुए हैं एड्रेस बाकी के 224.0.0.05 तो 6 तो 9 तो 10 ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के, फिर इसका भी लिखवा दें कि ये कौन सा मैक यूज करता है। तो मैक याद रखना एक काम है, ठीक है जी, लेकिन वो करना तो पड़ेगा। आपको लिखवाता हूं ISIS, वैसे तो ये बात इसकी हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखनी चाहिए, मैं वहीं पे भी वहां पे भी लिखवाऊंगा, लेकिन चूंकि माहौल बन चुका है, बात वहां तक घूम फिर के आ गई है, तो मैं मौके पर लिखवा देता हूं, इसकी सही जगह पे भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। ISIS 2 मैक इस्तेमाल करता है मल्टीकास्ट करने के लिए। पहले तो ये बताएं, अगर ये तो आप स्विच वालों की स्पेशलिटी है ना, कि अगर मैक मल्टीकास्ट वाला है तो उसकी पहचान क्या होगी, उसकी पहली बाइट की 8वीं बिट को 1 होना पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं। तो चले जी, मैं इससे अगली स्लाइड के ऊपर 2 मल्टीकास्ट मैक लिखने लगा हूं, और वो यूं है 01 80 C200 0014 और 01 80 C200 0015। ये 2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस हैं, ये इनकी पहली बाइट है। इनको अगर आप बाइनरी में लिखेंगे तो 8वीं बिट 1 ही आएगी, इसलिए ये मल्टीकास्ट है। ये दोनों के दोनों मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस हैं जो कि ISIS से इस्तेमाल करता है। मैं बेशक इस सवाल का जवाब आपको दूंगा कि ये 2 क्यों है, ठीक है जी, 1 क्यों नहीं है, 1 ही होता है, ये 2 क्यों है। चले नोट्स में लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है, हमें पता होता कोई नहीं, अभी ये मैं जो लफ्ज लिखने लगा मैंने बताया नहीं है, लेकिन सिर्फ लिख लें, एहतियातन काम आएगा। इसके आगे लिख लें लेवल 1 और इसके आगे लिख लें लेवल 2। कोई पता नहीं, मैंने तो नहीं बताया आपको लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है। लिख लें कि एक लेवल 1 के लिए यूज होता है और एक लेवल 2 के लिए यूज होता है, हमने सिर्फ लिख लिया बस इसको। सवाल आया था फौरी तौर पर, मैंने कहा था लेयर 2 में रहता है, डिपेंडेंट नहीं है आईपी पे, किसी चीज के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है, आईपी को सपोर्ट करता है, कंधे को उठा के छोड़ के आता है उसकी राउटिंग अपडेट को, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। तो अपने खुद अपनी ट्रांसपोर्ट करने के लिए आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैक यूज करता। तो सवाल आ गया कौन सा मैक, ये 2 मैक, ठीक है जी, लिख लिया। अच्छा जी, अब अपनी तरतीब वापस कॉन्टिन्यूटी पे वापस आ जाते हैं। OSPF बाय IETF था, ISIS बाय ISO हो गया। उसके बाद मैंने ये आपको इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि कौन किस लेयर से ताल्लुक रखता है। तो ISIS ये सबसे मेन लाइन जो यहां निकली है ना, वो ये है, ISIS इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। इसको आप नंबर 1 वाले एल्गोरिथम वाले में लिखेंगे, इसी के अंदर ISIS इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। ISIS एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। चलेगी सवाल नंबर 2, ISIS का इंटरव्यू जारी है। पहला सवाल पूछा उसने, हमें ये जवाब दिया। अब ISIS से दूसरा सवाल पूछते हैं कि भाई आप तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हो। तो ISIS इज एन IGP। ISIS एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। ISIS को कभी भी हम 2 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान नहीं चलाते। ISIS हमेशा विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जाता है, यानी एक ऑटोनोमस सिस्टम में चलाया जाता है, डिफरेंट के दरमियान नहीं। CCNA वाला बंदा भी बात समझ गया होगा कि IGP क्या है और AGP क्या है, ठीक है जी।
जिसने पढ़ लिया है CCNA में। तो ये एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जी, इसका डिफरेंट ऑटोनोमस। EGP आज के दौर में एक ही है और वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP है, बाकी सब IGP है। यहां मैं एक बात आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ISIS बल्कि वो तीसरे पॉइंट से लिंक्ड है, तीसरे नंबर पे हम लिखा करते हैं, तीसरा सवाल ये होता है कि ISIS का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, प्रोटोकॉल्स की रेस में ISIS किस रैंकिंग पे आता है, इसकी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस क्या है। सिस्को प्लेटफॉर्म में इस चीज को AD यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कहा जाता है, AD वैल्यू, और ISIS की AD वैल्यू सिस्को में 115 है, हवावे में गालिबन खाली 15 है, यहां पे 115 है। रेप की AD वैल्यू क्या थी, 120 सिस्को में 120। OSPF की सिस्को में AD वैल्यू क्या है, 110। इसका मतलब है इसको रेप, ये नंबर जितना छोटा उतना अच्छा होता है, तो 120 से तो ये अच्छा है, OSPF से इसको कम रखा गया है सिस्को में, ठीक है जी। अब मैं यहां बात कर लेता हूं, सर क्या ये वैसे पढ़ तो रहे हैं, क्या ये कोई अच्छा प्रोटोकॉल है या हमें बस मजबूरन पढ़ रहे हैं हम इसको। याद रखें, अगर आप मुझसे या जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाले जिनको ISIS का पता है, ISIS बिलाशुबा OSPF से भी अच्छा प्रोटोकॉल है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसका AD वैल्यू अगर OSPF से भी कम रखा जाता, अगर सिस्को ने OSPF को 110 और इसको 115 रखा है, वो इनकी अच्छाई बुराई की बेस पे नहीं रखा, वो इनकी मकबूलियत की बुनियाद पे रखा है। OSPF फेमस ज्यादा है, OSPF चल ज्यादा है, बट टेक्निकली आप खुद देखेंगे कि ISIS ज्यादा बेहतर है। ISIS मकबूल क्यों नहीं हुआ, ठीक है जी, इसमें क्यों नहीं हुआ जी, किसी को पता है? नहीं, ISIS इस वजह से फेमस नहीं हुआ क्योंकि ISIS को पढ़ाने वालों का कसूर है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, ISIS आपको पढ़ाते हुए लोग बहुत कम। OSPF बस माजी में ऐसा हुआ, तारीख का ये हिस्सा है, OSPF सब लोगों ने पढ़ा, जैसे कि मैंने नहीं पढ़ाया आपको ISIS कभी, वास्ते नहीं पढ़ा तो आपने नहीं पढ़ा। अब आप कभी खुद से फैसला कर ही नहीं सकते कि मैं ISIS खुद से पढ़ूं और मैं इंप्लीमेंट करूं, तो ये वजह हुई है कि ISIS को पढ़ने और पढ़ाने वालों का सिर्फ कसूर है कि ये फेमस नहीं हो सका, ठीक है जी। अदरवाइज जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको नजर आएगा कि OSPF के तो कई गुना ये बेहतर है। OSPF में जो बहुत सारे अजीबो गरीब काम हमें करने पड़ते हैं, अगर हम ये चला लें तो हम तो उससे बच जाएंगे, आएगा नजर आप, ठीक है जी। तो वही बात है, आप लोग इसको मशहूर करना शुरू कर दें, कुछ दहाइयों के बाद शायद ISIS ज्यादा ऊपर चला जाए, तो ये सिर्फ लोगों का कसूर है ISIS को फेमस ना बनाने में। पढ़ने वाले भी कम है, पढ़ाने वाले भी नहीं पढ़ाते इसको, ठीक है जी, क्योंकि पढ़ने वालों मुझे भी देखें कि बड़ा सोचना पड़ा, मैं 2 दिन सोचता रहा हूँ तो पढ़ाऊं इस क्लास में या ना पढ़ाऊं, मैं क्या करूं, ठीक है जी। पढ़ने वाले बर्दाश्त कर सकेंगे इन बातों को या नहीं, तो फिर आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मैं पढ़ाई देता हूँ, ठीक है जी। लेकिन OSPF के बारे में पढ़ने वाला भी तैयार होता है ना, लोगों ने सुना होता है OSPF सबसे ज्यादा वो चल रहा है इंडस्ट्री में, बड़ा फायदा है OSPF सीखने का, क्योंकि चल वो ज्यादा है, इसलिए पढ़ने वाले का शौक भी OSPF होता है, तो ये वजह होगी। अदरवाइज कोई शक ही नहीं है, ISIS में सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें डिसएडवांटेज अगर है तो वो एक है OSPF के मुकाबले में, बाकी इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज या तो OSPF जैसी हैं या OSPF से अच्छी हैं, क्योंकि खानदान तो एक ही है। ओके, तो इसका AD वैल्यू सिस्को कहता है 115, इसको रेप से बेहतर कह रहा है, OSPF से कम मान रहा है सिस्को, आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। ले जनाब नंबर 4, चौथे नंबर पे हम सवाल पूछा करते हैं, यार तुम अपनी राउटिंग अपडेट्स को क्या कहते हो और उनको कैसे हैंडल करते हो। राउटिंग अपडेट्स, ओके जी, तो राउटिंग अपडेट्स की कहानी कुछ यूं है कि OSPF में तो राउटिंग अपडेट को कहा जाता है LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, सब कुछ पता है इसका। OSPF में राउटिंग अपडेट्स को LSA कहा जाता है, ISIS में राउटिंग अपडेट्स को कहा जाता है LSP। ये मैं लेफ्ट साइड पे OSPF
की बात किया करूंगा, राइट साइड पे IS के लिखा करूंगा। तो OSPF में देखें लिंक स्टेट इज कॉमन ऑन बोथ साइड्स, पेरेंट का नाम तो कॉमन है। OSPF में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स हैं और IS में लिंक स्टेट PDU है। लिंक स्टेट PDU और PDU कहते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को। लिंक स्टेट PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अच्छा मैं वैसे इस क्लास में एक चीज पूछ लेता हूं, आप में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको बहुत जल्दी हो, मतलब ओवरऑल के कोर्स जल्दी से खत्म हो जाए? कोई ऐसा बंदा है? मेरे पास 2 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का, बस उसमें खत्म करते हैं। क्योंकि वक्त की कैद जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। मैं जरा थोड़ा सा ना रायता फैलाने का आदी हूँ कि भाई आपका फायदा है और मुझे क्या, जितना जल्दी मैं एक कोर्स खत्म करूंगा अगला जल्दी शुरू होगा, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। तो मुझे असल में अक्सर जल्दी नहीं हुआ करती, तो क्योंकि मैंने अभी ना इससे अगली क्लास जो राउंड टी शूट की है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ना है ना, आप लोगों ने आगे आना है। तो उसकी डेट जब मैंने अनाउंस करनी है तो वो मुझे जब ये खत्म करना है तो उसके बाद ही वो शुरू करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जरा आराम से उसकी डेट आगे रखूंगा, क्योंकि बाकी भी जो टॉपिक्स हैं मैं जरा स्पीड स्लो करके और डिटेल ज्यादा करके आपके साथ वो करना चाहता हूँ। मेरी आदत कभी भी उस तरह नहीं रही कि जल्दी, वरना ये होता है मैं टॉपिक पूरा छोड़ देता हूँ। ये नहीं हो सकता मैं टॉपिक को स्क्वीज कर दूं। ठीक है, तो ये आप, अगर आप में से किसी को जल्दी नहीं है तो फिर पढ़ते जाए। ठीक है, ये आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने का मजा आएगा। तो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU, असल में PDU पता किस चीज को कहते हैं? PDU एक जेनेरिक टर्म है। पैकेट के लिए भी PDU इस्तेमाल होता है। नेटवर्क लेवल पे पैकेट बनता है ना, पैकेट इज ए PDU। फ्रेम जो बनता है वो भी एक PDU है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो सेगमेंट बनता है वो भी PDU है। तो यहां पे जेनेरिक बुलर से इस्तेमाल किया गया PDU, क्योंकि अगर पैकेट लिख दिया जाता है यहां पे तो वो फिर स्पेसिफिक हो जाता है नेटवर्क लेयर के लिए। तो ये इसको सिर्फ नेटवर्क लेयर पे डिपेंडेंसी ना शो करवाना इसके अंदर नजर आता है, उसने जेनेरिक यूज किया PDU। पैकेट में IP आ जाता है तो अपनी IP से इंडिपेंडेंस को शो करने के लिए यहां पे PDU का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो लिंक स्टेट PDU IS में LSA जो है वो OSPF के अंदर होता है। अच्छा ठीक है, अब अगला पॉइंट कि उधर तो OSPF में जो LSA होते हैं वो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है, यानी जब कोई चेंज आती है तब एडवर्टाइज किया जाता है। रिप की तरह, रिप में राउटिंग अपडेट्स पीरियोडिक हैं, हर 30 सेकंड के इंटरवल के बाद रिप ने राउटिंग अपडेट भेज देनी है। उसके 2 तरह से नुकसान है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूं। रिप की जो 30 सेकंड वाला है उसमें 2 तरह से नुकसान होता है। पहला पॉइंट, मैं आपको कहता हूं नहीं मेरे पास ये ब्लैक पेन है, 30 सेकंड बाद मैं फिर कहता हूं मेरे पास ब्लैक पेन है, फिर 30 सेकंड बाद मैं फिर कहता हूं मेरे पास, अब आप कह के बस कर दें, पता लग गया ब्लैक पेन है आपके पास। एक तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? मैं रिसोर्सेज को तंग कर रहा हूं, रिसोर्सेज को बार बार एक ही काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं मैं रिसोर्सेज जाया कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये पॉइंट है कि आप रिसोर्सेज पे बर्डन डालता है 30 सेकंड बाद भेज के। इसका एक और एंगल से ज्यादा बड़ा नुकसान है, वो क्या? ये बिल्कुल एक बस की तरह है जिसने हर 30 सेकंड बाद चलना है। बस पे ये सवारी बैठी, निकल गई, जैसे ये अपडेट निकली साथ ही मेरे पास प्लेटफॉर्म के ऊपर या स्टेशन पे एक और सवारी आ गई, लेकिन अब अगली बस कितनी देर बाद जाएगी? 30 सेकंड के बाद। ठीक है जी, तो 30 सेकंड तक इसको वेट करना पड़ेगा। हमारे नेटवर्क में एक नई नेटवर्क आईडी आ चुकी है जिसकी खबर बाकियों को अगले 30 सेकंड तक कोई नहीं होनी। अच्छा, अब 30 सेकंड बाद ये आपके पास पहुंचा, आपकी बस भी अभी अभी निकली थी, तो इसे फिर आगे 30 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा।
हर रॉक पे अगर इसे बदकिस्मती से 30-30 सेकंड रुकना पड़ गया तो ये आगे जैसे जैसे हॉप्स बढ़ते जाएंगे ये सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है जी, ये सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। रेप आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेप में हॉप काउंट्स की लिमिट है कि नहीं है? है। कितनी लिमिट है? 15 हॉप की, 15 हॉप्स की लिमिट है रेप के अंदर। वो पता क्यों है? वो इसी वजह से है, हॉप अगर ज्यादा कर दिए जाते हैं तो ये डिले बढ़ते बढ़ते कितना ज्यादा हो जाना था। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस टाइम। रेप का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है और वो उसकी इसी हरकत की वजह से है। तो पीरियोडिक के दो नुकसान है, आपको तो वही नजर आ रहा है कि आप बार बार एक ही बात करी जा रहा है। तो ये भी तो नुकसान है कि वो 30 सेकंड वेट भी करना पड़ता है। इससे बेहतर ये होता है जो कि आप मैं बता रहा हूं, OSPF और ISIS दोनों में जो आपकी ये LSP हो या LSA हो, ये दोनों के दोनों इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है। इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है कि जैसे ही कोई चेंज आएगी कोई इंतजार नहीं उस वक्त किया जाएगा, स्टेशन पे जैसे ही सवारी आएगी बस चला दी जाएगी। ये नहीं है कि 30 सेकंड बाद बस ने जाना ही जाना, चाहे खाली क्यों ना जाए, लेकिन जैसे ही सवारी आएगी उसे इंतजार नहीं कराया जाएगा, फौरन भेज देंगे। लेकिन अगर 2 घंटे तक कुछ नहीं होता तो आपको तंग नहीं किया जाएगा, बस नहीं चलेगी। 2 घंटे प्लेटफॉर्म पे सवारी नहीं आती, नहीं भेजेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड कहलाता है। एक तो ये, और दूसरा ये होता मल्टीकास्ट है। ये उसकी सही जगह थी, वो जो मैंने मल्टीकास्ट एड्रेसेस आपको लिखवाए थे कि ये जो LSPs हैं इनको मल्टीकास्ट किया जाता है। लेकिन OSPF में मल्टीकास्ट IP यूज होते हैं, रिप में मल्टीकास्ट IP यूज होते हैं, EIGRP में मल्टीकास्ट IP यूज होते हैं, लेकिन ISIS में मल्टीकास्ट मैक यूज होता है। और मैक आप पहले लिख चुके हैं, 0180 C200 0014 और 0180 C200 और 0015। मैंने इनके आगे सिर्फ अभी आपको ये लिखवाया हुआ है कि एक के आगे लिख लें लेवल 1, एक के आगे लिख लें लेवल 2। ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है ये मैंने अभी नहीं बताया, सिर्फ आपको लिखवाया। ले जी, ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज। आज के दिन की आखिरी प्रॉपर्टी होगी, इससे अगली फिर आगे फिर देख लेंगे, या देखते हैं कितना और मैं कर सकता हूं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 बड़ी अहम होती है कि किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की 5वीं प्रॉपर्टी की 5वां सवाल जो हम करने लगे बड़ा अहम है। हमारा 5वां सवाल ये होता है इंटरव्यू में कि तुम्हारा मेट्रिक क्या है। मेट्रिक यानी कि क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ। 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे मेट्रिक। मेट्रिक यानी क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ। रिप का मेट्रिक क्या होता है? बिल्कुल जी, रिप का मेट्रिक जो है वो हॉप काउंट है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, हॉप काउंट, बिल्कुल ठीक है, हॉप काउंट। और वो सिंगल है, यानी रिप सिर्फ एक चीज देखता है, दैट इज हॉप काउंट। OSPF का मेट्रिक क्या है? कॉस्ट, और वो भी सिंगल है। OSPF सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करता है, OSPF सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करता है। अब देखिए, हमने तो OSPF के साथ टक्कर करके इसको समझना है। OSPF का मेट्रिक कॉस्ट है, लेकिन OSPF की जो कॉस्ट है वो बेसिकली चीज क्या है? कॉस्ट इज ए सिंपल, स्मॉल एंड यूनिट लेस नंबर। कॉस्ट एक सिंपल, स्मॉल और यूनिट लेस नंबर है। असल में मैंने इसको बहुत मैथमेटिकल किस्म के नाम नहीं दिए हुए। सिंपल का मतलब यह है कि वो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होगा, यानी 10.7778 3.1444 इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है जी, सिंपल नंबर। एक को इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है जी, और सिंपल नंबर है और स्मॉल है। स्मॉल से मुराद ये है जी कि ये इस तरह नहीं होगा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसा नहीं होगा, बट 1 2 3 इस तरह का नंबर होगा। और यूनिट लेस, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा नंबर की, ये ऐसी खूबियां जिनसे किसी भी नंबर की कैलकुलेशन बड़ी आसान, उनकी जमा तफरीक बड़ी आसान हो जाती है। ये जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं 10.77 1.88 ऐसे नंबरों की जमा तफरीक, ज़रब तकसीम मुश्किल होती है, तो ये आसान है। और बड़ा नंबर नहीं है, छोटा है,
वो भी आसानी पैदा करता है। यूनिट्स हो तो उसमें मसला होता है, जब तक दो नंबरों के यूनिट सेम ना हो आप उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते, यूनिट है ही नहीं। तो कॉस्ट इज इजी टू कैलकुलेट, ओएसपी वाली कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन वो नंबर जिसकी ये खूबियां ही आता कहां से, आपको पता है इसको बैंडविड्थ से डिराइव किया जाता है, और उसका फॉर्मूला कुछ यूं है कि ऊपर आता है कांस्टेंट नंबर, ठीक है जी, कांस्टेंट नंबर, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक से। लिंक की बैंडविड्थ, भाई जिस लिंक की कॉस्ट निकालनी है ना उसकी बैंडविड्थ नीचे लिखो, और ऊपर एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, और 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड को यूं भी लिख सकते हैं 10⁸, एक ही बात, ठीक है जी। ऊपर कांस्टेंट, नीचे बैंडविड्थ उस लिंक की जिसकी कॉस्ट निकालनी है। तो आप उस लिंक की बैंडविड्थ को 100 मेगा से तकसीम कर दें, कॉस्ट निकल आएगी, यूं निकलती है। यानी ओएसपी वाली कॉस्ट का एक फॉर्मूला है जिससे वो कैलकुलेट होती है। इस पे हम जब ओएसपी पढ़ते हैं तो बड़ी तफसील से बात करते हैं। हमारा टॉपिक ओएसपी नहीं है, हम जरा ओएसपी की यादें ताजा कर रहे हैं, और हमारा पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर हुआ करता है, सीसीएनए में भी और सीसीएनपी में भी। इसके फायदे नुकसान भी है, उन पे भी हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं आईएसआईएस के मैट्रिक पे। याद रहे खानदान एक ही है, बरादरी एक ही है, लिंक स्टेट, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, सिमिलैरिटीज तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मैं आपसे जिक्र कर रहा था आईएसआईएस में एक डिसएडवांटेज है टोटल, जो कंसिडरेबल या मेन है। आईएसआईएस का जो मैट्रिक है ना वही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज है, ठीक है जी। वो क्या है? वो आईएसआईएस का मैट्रिक है। मैट्रिक में क्या मसला है? आईएसआईएस के मैट्रिक के दो तरह के नाम लिखे जाते हैं। आईएसआईएस के मैट्रिक को, यानी आईएसआईएस मैट्रिक है, ये भी सिंगल, इसको डिफॉल्ट मैट्रिक भी कहते हैं, नाम है इसका डिफॉल्ट मैट्रिक, और इसको कॉस्ट भी कहते हैं, दोनों नाम। आईएसआईएस के मैट्रिक को डिफॉल्ट मैट्रिक भी कहते हैं और आईएसआईएस के मैट्रिक को कॉस्ट भी कहते हैं। डिफॉल्ट मैट्रिक जो कि है कॉस्ट, ठीक है। अब क्या ये वाली कॉस्ट ओएसपी वाली कॉस्ट ही है? नहीं, ये फर्क है। आईएसआईएस की कॉस्ट में और ओएसपीएफ की कॉस्ट में फर्क है। फर्क क्या है? ओएसपीएफ की कॉस्ट बैंडविड्थ से डिराइव होती है, निकाली जाती, वो फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर। और बैंडविड्थ और कॉस्ट में रिलेशन ये होता है कि बैंडविड्थ अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, और बैंडविड्थ का बढ़ना तो अच्छी बात है और कॉस्ट का घटना फिर अच्छी बात है। जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी। A path with minimum cost का मतलब क्या हुआ? A path with maximum bandwidth, ये ओएसपीएफ में होता है। लेकिन ये वाली कॉस्ट जो है, इसके साथ मसला ये है, ये कॉस्ट ही कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट नंबर है, वो वैल्यू है 10। आईएसआईएस में जो मैट्रिक है कॉस्ट डिफॉल्ट मैट्रिक, उसकी वैल्यू है 10। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर दुनिया के लिंक की कॉस्ट आईएसआईएस के नजदीक 10 है। वो लिंक वैन का हो, वो लिंक लैन का हो, वो ईथरनेट हो, वो फास्ट ईथरनेट हो, वो गीगा ईथरनेट हो, वो 10 गीगा हो या 100 गीगा ईथरनेट लिंक हो, हर लिंक की कॉस्ट 10। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? हर लिंक की कॉस्ट 10 है। क्या ओएसपीएफ में हर लिंक की कॉस्ट सेम होती है? नहीं, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा उसकी कॉस्ट कम, जिसकी बैंडविड्थ कम उसकी कॉस्ट ज्यादा, ऐसे होता है। यहां तो हर लिंक की कॉस्ट ही 10 है। यानी ड्रॉबैक क्या होगा? ड्रॉबैक ये होगा कि अगर ये राउटर ए है और ये राउटर बी है, और इधर एक लिंक लगा हुआ है फास्ट ईथरनेट और एक लिंक लगा हुआ है गीगा ईथरनेट, दोनों की कॉस्ट 10 है और 10 है।
पैकेट अगर यानी राउटिंग अपडेट है, यहाँ पे राउटिंग अपडेट अगर लेट से ये ऊपर वाले लिंक से भी आती है और नीचे वाले लिंक से, अच्छा ये मैंने ना एक लैन ड्रॉ किया, इसकी भी कॉस्ट 10, राउटर बी से लैन तक जाने के लिए कॉस्ट क्या होगी 10 प्लस ये वाला 10, ऊपर वाले रास्ते की टोटल कॉस्ट क्या होगी 20, अच्छा जी नीचे वाले रास्ते की टोटल कॉस्ट क्या होगी 10 प्लस 10 20, दोनों रास्तों को ये बराबर कंसिडर करेगा और क्या शुरू हो जाएगा लोड बैलेंसिंग। अच्छा कॉस्ट को जमा उसी तरह करता है जैसे ओएसपीएफ करता है, हर लिंक की कॉस्ट को ऐड करता जाता है, इसीलिए तो लिंक स्टेट तो ये है, एसपीएफ कैलकुलेशन यही तो होती है, लिंक्स की टोटल कॉस्ट ऐड करना, जहां टोटल कम निकले वो अच्छा रास्ता, यानी जहां की कॉस्ट कम हो, जहां ज्यादा हो वो बुरा रास्ता, गिनता करता है ये टोटल कॉस्ट ही ऐड है। अब देखें यहां टोटल करेगा दोनों तरफ 20-20 आएगी, दोनों रास्तों को ये बराबर कंसिडर कर देगा और क्या शुरू हो जाएगा लोड बैलेंसिंग, जो कि बनती नहीं थी। क्यों? जो पैकेट ये गीगा इथरनेट वाले से जाएगा वो जल्दी पहुंच जाएगा ए पे, और जो उधर से ऊपर वाले से आएगा वो थोड़ा सा डिले से आएगा। बैंडविड्थ का तो फर्क है ना, रिसोर्सेज एक जैसे तो नहीं है। अगर वही बात है एक तरफ ऑडियो एक तरफ वीडियो हो तो दोनों जब एक वक्त में नहीं पहुंचेंगे तो दोनों सिग्नल्स की कोरिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। वही बात है एक बंदा उधर पहुंच गया अब उसको दूसरे का इंतजार कर खड़ा है, वहां पे दूसरा आएगा तो आगे हम कोरिलेट होंगे। ठीक है जी, मुझे ये बताएं गीगा इंटरनेट वाले को पहले पहुंचने का कोई फायदा होना है? नहीं, उनके जब तक दूसरे वाला पैकेट आ नहीं जाएगा तब तक फाइल तो कंपाइल नहीं हो सकती ना। तो असल में इफेक्टिवली तो दोनों को फास्ट इथरनेट वाले मिल रही है स्पीड, गलत हो गया ना, हम गीगा इथरनेट का फायदा नहीं उठा सके। यहां 10 गीगा इथरनेट का लिंक लगा दे, बड़ा महंगा लगेगा, वो लगा दे कोई फायदा नहीं होना, आईएसआई ने कहना सब बराबर। ठीक है जी, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सब लोग अब जरा आईएसआईएस के मैट्रिक्स में फर्क कैसे आता है वो आप देखें। ये राउटर ए, ये राउटर बी, ये राउटर सी, ये राउटर डी, ये राउटर ई। अच्छा जी नीचे आते हैं, ये राउटर E1, ये राउटर E2, ठीक है जी, और ये राउटर E3 और ये यहां कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, हर लिंक की कॉस्ट आईएसआई इसमें कितनी होती है 10 10 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। ठीक हो गया। बल्कि एक काम करें, ये इस वाले को निकाल दें बीच में से, ये समझे E2 सीधा जो है ना वो ये E से कनेक्ट कर दिया मैंने। A से अब आपने सफर शुरू करना है, A से B पे आए कितनी कॉस्ट हो गई 10, B से C पे 20, D पे 30, E पे 40, जाना अपने E तक है। A से E तक के ऊपर वाले रास्ते में टोटल कॉस्ट क्या निकली 40, अच्छा नीचे वाले रास्ते में आए 10 प्लस 10 20 और प्लस 10 30, नीचे वाले रास्ते की टोटल कॉस्ट क्या निकली 30। आईएसआईएस ए से ई पे जाने के लिए किस रास्ते को प्रेफर करेगा 30 वाले को, जिसकी टोटल कॉस्ट कम निकली है। अब आप गौर करें आईएसआईएस का जो ये वाला मैट्रिक है ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके मैट्रिक से ये मिलता जुलता हो गया है। कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे ये मिलता जुलता हो गया? रिप से। फर्क सिर्फ इतना रह गया, रिप रास्ते में आने वाले राउटर गिनता है, ये रास्ते में आने वाले लिंक गिन रहा है। ये वैसा ही है, आप ये नहीं कह सकते ऑफ काउंट हो गया वो उसका है, वो राउटर गिनता है मेरे रास्ते में कितने ऑफ आए हैं, ये गिनता है इस रास्ते में लिंक कितने आए हैं। साफ नजर आ रहा है जिसमें लिंक ज्यादा होंगे वो गंदा हो जाएगा, जिसमें लिंक कम होंगे तो टोटल कम ही निकलेगा उसका। यानी ये लिंक की क्वालिटी नहीं देख रहा, लिंक गिन रहा है कितने हैं, ये नहीं देख रहा लिंक अच्छा कितना है बुरा कितना है। यहां होता अगर ओएसपीएफ ने लिंक की क्वालिटी को देखना था, ये नहीं गिनना था लिंक ज्यादा आ रहे रास्ते में या कम। आईएसआईएस लिंक की क्वालिटी नहीं देखता, वो लिंक की तादाद देखता है कितने। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है जी, और क्योंकि इसका मैट्रिक रिप जैसा है यहां ओएसपीएफ जीत जाता है इससे। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने कहा वाहिद इसका ड्रॉबैक है, बाकी तो आप इसकी जितनी चीजें आप आगे देखेंगे आपको ओएसपीएफ से बड़ा अच्छा लगेगा। हर चीज आप कहेंगे सर ओएसपीएफ तो कुछ नहीं है इसके सामने। अब
आईएस, आखिरी बात कर रहा हूं, अब आईएस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स में क्यों मकबूल है? मैंने कहा ना वहां पे तो फिर इसको वहां पे इसकी शोहरत है, वहां पे पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो, लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसको। क्यों? वहां पे सर्विस प्रोवाइडर के कोर नेटवर्क में इसकी जो ये वाली जो खूबी है ना, ये वाला जो ड्रॉबैक है, ये मैटर नहीं करता। वो कैसे? सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की जो कोर है ना, वो तकरीबन ऐसी बनी होती है, मैं उसका छोटा मिनिएचर वर्जन बना के दिखा रहा हूं। वो कुछ यूं होती है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर के कोर राउटर्स हैं लेट से, और इनकी आपस में जो कनेक्टिविटी है वो तकरीबन कुछ यूं हुई होती है। ये और सबसे अहम तरीन बात, सर्विस प्रोवाइडर या डेटा सेंटर किस चीज का नाम होता है तो नेटवर्क है, लेकिन वो फुल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, होता नेटवर्क ही है, बट कैपेसिटी वाइज एबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं उनके पास। वहां ये जो सारे लिंक होंगे ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर ये लिंक लेट से 10 गीगा का है ना, 10 गीगा इथरनेट, ये सारे लिंक 10 गीगा इथरनेट के होंगे, ये सब के सब 10 गीगा इथरनेट के होंगे, यानी हर लिंक की क्वालिटी एक जैसी होगी। तो विद इन अ सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क ऐसा ही होता है, लिंक की क्वालिटी देखना मैटर ही नहीं करता, उसमें आपको बेसिकली वो पाथ ही देखना होता है, डिस्टेंस वाइज कौन कम पड़ रहा है, किस रास्ते में ज्यादा लिंक आ रहे हैं, किस रास्ते में कम लिंक आ रहे हैं। वो भी अगर आप इस तरह के नेटवर्क के अंदर देखेंगे, ठीक है जी, तो हर जगह का रास्ता भी आपको तकरीबन एक जैसा मिल रहा है। लेकिन चले अगर मैं इसको यूं कर दूं, थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना ले, हाँ तो अब ठीक है, अब यहां पे आपके लिए लिंक सारे इधर भी ऐसे इसी तरह ही चल रहे होंगे, कुछ हर लिंक क्वालिटी वाइज एक जैसा होगा, ठीक है जी। अब उसमें ये मैटर कर रहा होगा, देखें ये राउटर ए है, ये बी है, ये सी है, ए से सी पे आने के लिए मेरे पास मल्टीपल पाथ मौजूद है, ठीक है जी, लेकिन जो बेस्ट पाथ निकलना है ना वो यही होगा, ए टू बी एंड देन बी टू सी। क्यों? इधर की कॉस्ट कम निकलेगी। अगर आप कहीं और से आएंगे, अच्छा यहां से इधर आए और इधर जाएं, इधर भी कॉस्ट बराबर है भाई, जो जिन रास्तों की कॉस्ट बराबर होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिन रास्तों की कॉस्ट ज्यादा होगी उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी, इनमें कॉस्ट के ज्यादा होने या कम होने का फैसला सिर्फ ये हो रहा है कि कहां ज्यादा लिंक है और कहां कम लिंक है, लंबा रास्ता कौन सा, छोटा रास्ता। कहा था ना रेपिड ऐसा ही बन जाता है, बात फासलों पे ही आ जाती है। तो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में हमें सूट करता है, क्यों? वहां इसका जो इकलौता डिसएडवांटेज है उसमें पर्दा डल जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है विद इन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। लेकिन बाकी एक एंटरप्राइज में एक लिंक बड़ा है, एक छोटा है, मुख्तलिफ किस्म के लिंक होते हैं, सब एक वहां मैटर करता है, वहां इसलिए ये सूट भी नहीं कर रहा होता, और वहां कोई रिस्क ही नहीं लेता कि मैं इतनी मेहनत करके आईएएस जैसा कड़वा और खुश्क सब्जेक्ट पढ़ूं और फिर इसको इंप्लीमेंट करूं। तो लिहाजा उनके सर्विस प्रोवाइडर में इसका ड्रॉबैक है ही कोई नहीं, तो वहां फिर इसको प्रेफर कर लिया जाता है, ठीक है जी। लेकिन इससे आगे की बात जो है वो इंशाल्लाह हम आगे कल के लेक्चर में करेंगे। आप में से वो बंदा जो क्योंकि मैं इसकी वीडियोस बना रहा हूं और ये शेयर भी आप सबके साथ हो रही हैं, अगर कोई अगले जब तक मैं आईएएस पढ़ा रहा हूं, अगर आप क्लास में आके नहीं पढ़ना चाह रहे तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो बन रही है, ठीक है जी, आप घर बैठ के वीडियो भी पहुंच जानी आपके फोल्डर में, आप घर बैठ के वीडियो देख लें अगले 1-2 दिन। लेकिन उसके बाद जब हम स्विचिंग के दोबारा आ जाएंगे वीलैन और वीटीपी के टॉपिक पे जहां छोड़ा था, फिर आप क्लास में दोबारा आ जाइएगा। अगर यहाँ पे आके अच्छा महसूस हो रहा है आपको, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। पता लगे कल मैं अकेले बैठा हूं इधर।